एक बच्चा जो दूर किसी प्लेनेट से आया, एक इंसान जो गॉड्स और मॉन्स्टर्स के बीच में खड़ा है, और एक हीरो जो अब सिर्फ अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने विचारों से दुनिया को बदल रहा है। 2025 की इस सुपरमैन मूवी ने ना सिर्फ काल-एल को नई डेफिनेशन दी, बल्कि डीसी यूनिवर्स की नींव को पूरी तरह से हिला दिया। लेकिन दोस्तों, अगर आपने सिर्फ वो देखा जो स्क्रीन पर दिखा, तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया, क्योंकि इस मूवी के हर सीन, हर फ्रेम, हर डायलॉग में छुपा है एक इशारा, कभी पुराने कॉमिक्स की तरफ, कभी टीवी शोज के जमाने में, और कभी उन मूवीज की ओर जो हमने बचपन में देखी थी। हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। आज की इस वीडियो में हम करेंगे डीसीयू की सुपरमैन मूवी का एक ऐसा डीप ब्रेकडाउन, जहां पर हम खोज के निकालेंगे 30 से भी ज्यादा हिडन ईस्टर एग्स जो बनाते हैं इस सुपरमैन मूवी को एक सिनेमैटिक ट्रेजर। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। मूवी की ओपनिंग टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि इस डीसीयू में मेटा ह्यूमन 300 साल से मौजूद है, और दोस्तों ये सीधा हिंट करता है वंडर वुमेन और जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका जैसे पुराने हीरोज की ओर, जिनका वर्ल्ड वॉर 2 से भी कनेक्शन रहा है डीसी कॉमिक्स में। इसके अलावा हमें मूवी में बताया गया कि काल-एल पृथ्वी पर 30 साल पहले आया था, यानी डीसी के इस नए यूनिवर्स यानी डीसीयू में ये सुपरमैन अब अपने 30s में है, ना कि कोई टीनेजर जैसा हेनरी कैविल का सुपरमैन हमें दिखाया गया था। मूवी की ओपनिंग में मेंशन भी किया जाता है गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स के बारे में। अगर आपको याद हो तो जेम्स गन ने एक बार अपनी स्लेट को अनाउंस किया था, और उसमें उन्होंने डीसीयू के पहले चैप्टर का नाम भी गॉड्स एंड मॉन्स्टर रखा था। इसके अलावा आपने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में काल-एल के साथ काम कर रहे कुछ रोबोट्स को देखा होगा। यह हमें ऑल स्टार सुपरमैन कॉमिक्स की याद दिलाते हैं, और मूवी में इन्हें कहा गया है सुपरमैन रोबोट्स, जो कि इंस्पायर्ड है ऑल स्टार सुपरमैन कॉमिक्स से। वॉइस एक्टर एलन ट्यूडिक, जिन्होंने डीसीयू के क्रीचर कमांडोज में अपनी आवाज दी है, इस मूवी में गैरी नाम के रोबोट को भी आवाज उन्होंने ही दी है। इसके अलावा गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी में रॉकेट को आवाज देने वाले ब्रैडली कूपर इस मूवी में काल-एल के क्रिप्टोनियन फादर जोर-एल का किरदार निभाते हुए हमको दिखाई दिए, जो कि एक मजेदार मार्वल टू डीसी ट्रांसलेशन है, जिसकी ओपनिंग टाइटल और बैकग्राउंड म्यूजिक में जॉन विलियम्स की आइकॉनिक सुपरमैन थीम की झलक है। अगर आपको ना पता हो या आपने रिचर्ड डोनर की पुरानी सुपरमैन मूवी नहीं देखी हो, तो इस मूवी में क्लासिक सुपरमैन थीम को जॉन विलियम्स ने ही प्रोड्यूस किया था। इस मूवी में लेक्स लूथर की कंपनी का नाम लेक्स कॉर्प नहीं बल्कि लूथर कॉर्प दिखाया गया, जो कि एक सीधा रेफरेंस है स्मॉलविल टीवी सीरीज को। जी हाँ, CW के शो स्मॉलविल, जिसमें लेक्स लूथर को एक्सप्लोर किया गया था, वहाँ पे लेक्सी कंपनी का नाम लूथर कॉर्प था। इसके बाद हमने देखा अल्ट्रामैन, जो कि था इविल सुपरमैन क्लोन। लेक्स लूथर द्वारा बनाया गया ये काल-एल का क्लोन, जो बिजारो या अर्थ 3 के अल्ट्रामैन जैसा था। आपने इस मूवी में द अथॉरिटी की मेंबर इंजीनियर को नोटिस किया होगा, जिसका नाम है एंजेला, और जिसको लेक्स लूथर ने नैनाइट सेकर मेटा ह्यूमन बनाया। इसके अलावा आपने देखा होगा मेटामॉर्फो को इस मूवी में, जिसका नाम है रेक्स मैसॉन। ये एक ऐसा मेटा ह्यूमन है जो किसी भी एलिमेंट को बना सकता है। इस कैरेक्टर के जरिए लेक्स लूथर ने क्रिप्टोनाइट की कमी को पूरा किया इस मूवी में। अगर आपने नोटिस किया हो तो इस मूवी में लूथोरिया नाम की कंट्री का मेंशन किया गया है। ये हमें सुपरमैन रिटर्न्स और 1978 की सुपरमैन मूवी से इंस्पायर्ड लगता है, जहां लेक्स अपने खुद के रूल वाला एरिया बनाना चाहता है। ये सीधा ओनर है सुपरमैन की पुरानी मूवीज को। इसके अलावा आपने देखा होगा पीसमेकर का कैमियो। पीसमेकर, जिसका किरदार निभाते हैं जॉन सीना, वो न्यूज में सुपरमैन को ओवररेटेड कहते हैं। ये डीसीयू की कंटिन्यूटी का मजेदार हिंट देता है। इसके अलावा मूवी में दिखाया गया जस्टिस गैंग का हेडक्वार्टर यानी हॉल ऑफ जस्टिस। डीसी कॉमिक्स का ये आइकॉनिक जस्टिस लीग हेडक्वार्टर अब जस्टिस गैंग का बेस बन चुका है। इसको सबसे पहली बार दिखाया गया था एक एनिमेटेड टीवी सीरीज में, बाद में इसे अडॉप्ट कर लिया गया डीसी कॉमिक्स में। इसके अलावा आपने देखा होगा कि गाय गार्डनर मेंशन करता है ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के बारे में, और ये दिखाता है कि डीसी के इस नए यूनिवर्स में वो अकेला लैंटर्न नहीं है। और हम तो हेल जॉर्डन और जॉन स्टीवर्ट को HBO की आने वाली टीवी सीरीज लैंटर्न्स पे देखने ही वाले हैं। अगर बात करें फिर से हॉल ऑफ जस्टिस के बारे में, तो हॉल ऑफ जस्टिस के अंदर एक म्यूरल दिखाया गया, जो JSA यानी जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये दिखाता है कि डीसीयू का पास्ट भी पहले से मौजूद है। अगर आपको ना पता हो तो बता दें, जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका डीसी कॉमिक्स की बहुत ही पुरानी सुपर हीरो टीम है। जब लोइस लेन शुरुआत में क्लार्क का इंटरव्यू लेती है एज अ सुपरमैन, तो दोस्तों क्रोंकाइट कोई और नहीं बल्कि एक लेजेंडरी अमेरिकन जर्नलिस्ट थी। आपने इस मूवी में नोटिस किया होगा विल रीव का कैमियो एक रिपोर्टर की भूमिका में। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दे, विल रीव क्रिस्टोफर रीव के बेटे हैं,
और क्रिस्टोफर रीव कोई और नहीं बल्कि वही एक्टर है जिन्होंने क्लासिक सुपरमैन मूवी में सुपरमैन का रोल निभाया था। इस मूवी में आपने देखा होगा सुपरमैन कहता है लोइस से वो क्रिप्टो का मालिक नहीं है। ये एक इशारा था सुपर गर्ल की ओर और हमने देखा भी कि सुपर गर्ल वापस आती है क्रिप्टो को लेने के लिए एंड में। जी हाँ, फाइनल सीन में ड्रंक कारा जोरेल यानी सुपर गर्ल हमको नजर आती है, जो कि इसके बाद एक शुरुआत होगी उसकी सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो मूवी में, जो कि रिलीज होगी 2026 में। इसके अलावा आपने देखी होगी लेक्स लूथर की क्लासिक लाइन इस मूवी में जब वो बोलता है ब्रेन बीट्स क्रोन। तो दोस्तों ये हमें याद दिलाती है जीन हैकमैन के लूथर की, उसकी आइकॉनिक फिलॉसफी की। जीन हैकमैन वही एक्टर है जिन्होंने क्लासिक सुपरमैन मूवी में लेक्स लूथर का रोल निभाया था। इसके अलावा आपने देखा होगा सुपरमैन ड्रिलिंग सीन को, जो कि ट्रिब्यूट था 1978 की रिचर्ड डोनर की सुपरमैन मूवी को। सुपरमैन का जमीन के नीचे से निकलना वही क्लासिक सीन है जो हमको सुपरमैन की 1978 वाली मूवी में दिखाया गया था। इसके अलावा हमने देखा क्रिप्टोनाइट पॉइजनिंग को। ये एक साइंटिफिक डिटेल थी जो कॉमिक से ली गई और इस मूवी में दिखाया गया कि कैसे क्रिप्टोनाइट ने सुपरमैन को अफेक्ट किया, जिससे वो 1-2 दिन तक तो बिल्कुल ही एक्टिव नहीं रह पाया। हमने इस मूवी में मेंशन करते हुए देखा गाय गार्डनर को हिप्नो क्लासेस के बारे में। तो दोस्तों डीसी कॉमिक्स में भी क्लार्क कैंट के ग्लासेस को हिप्नोटिक बताया गया है, जो किसी को भी उसका असली चेहरा याद नहीं रखने देता। आपने इस मूवी में नोटिस किया होगा एक्टर स्टीफन ब्लैकहार्ट को, जो कि जेम्स गन के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और वो जेम्स गन की हर मूवी में होते ही हैं। उन्होंने इस मूवी में निभाया लेक्स लूथर के हेंचमैन का कैरेक्टर। इसके अलावा इस मूवी में मेंशन किया 2 इमेजिनरी कंट्रीज का नाम। पहली थी बोराविया, जो कि डीसी कॉमिक्स में सबसे पहले आई थी 1930s में, जो कि है एक स्मॉल यूरोपियन कंट्री डीसी कॉमिक्स में। इसके अलावा मेंशन किया गया जोरहानपुर का नाम, जो कि डीसी कॉमिक्स में क्रिएट की गई एक फिक्शनल कंट्री है। इसके अलावा आप सब ने इस मूवी में देखा होगा स्टैग इंडस्ट्रीज का नाम। तो दोस्तों अगर आपने CW का फ्लैश देखा है तो वहाँ पर आपने स्टैग इंडस्ट्री का नाम सुना होगा। स्टैग इंडस्ट्री एक मेजर टेक कंपनी है डीसी कॉमिक्स में। इसके अलावा हमें मेंशन किया गया है इसमें सुपरमैन के ग्लोबल इंटरफेरेंस को, जब लोइस लेन क्वेश्चन करती है सुपरमैन को कि कैसे उसने इंटरफेयर किया बोरेविया और जोरहानपुर की वॉर में। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा सुपरमैन और क्लार्क कैंट की वॉइस में कुछ डिफरेंशिएशन को, जो कि सीधा ट्रिब्यूट है रिचर्ड डोनर की 1978 वाली सुपरमैन मूवी को, जहां पर आप नहीं पहचान पाओगे सुपरमैन और क्लार्क कैंट के कैरेक्टर को उनकी आवाज से, उनके विजुअल से। इसके अलावा आपने देखा होगा यहाँ पे न्यूज एजेंसी GBS को। ये एक मेजर न्यूज नेटवर्क है डीसी कॉमिक्स में और इसको आपने जरूर देखा होगा डीसी के क्रिएचर कमांडो में भी। इसका पूरा नाम है गैलेक्सी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। इसके अलावा पेरी वाइट का जिमी ऑल्सन को कहना डोंट कॉल मी चीप, ये भी डायरेक्ट रेफरेंस है डीसी कॉमिक्स से। जब लेक्स लूथर सुपरमैन को पॉकेट यूनिवर्स में लेकर आता है और वहाँ पर वो सुपरमैन को क्रिप्टोनियन की जगह मार्शियन कहता है, दोस्तों ये सीधा रेफरेंस है डीसी कॉमिक्स के हीरो मार्शियन मैन हंटर को। आपने इस मूवी में रेक्स मैसॉन यानी मेटामॉर्फो के बेटे जोई को भी देखा होगा, जो कि डीसी कॉमिक्स से इंस्पायर्ड है और ये भी डीसी कॉमिक्स में एक कैरेक्टर है जो कि ट्रांसम्यूटेट कर सकता है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। इसके अलावा अगर बात करें ईव टेस्टमाकर की, जो कि इस मूवी में बनी है लेक्स लूथर की गर्लफ्रेंड, तो दोस्तों ये कोई डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर नहीं है। ओरिजिनली इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था सुपरमैन 1978 मूवी में। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा हॉक गर्ल का गोल्ड ऑर्ब, जो कि आपने देखा होगा हॉक गर्ल के रूम में। तो दोस्तों ये हो सकता है डीसी के एनथ मेटल से बना हो। तो जिस तरह मार्वल के यूनिवर्स में एडामेंटियम सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल है मार्वल यूनिवर्स का, वैसे ही डीसी में एनथ मेटल को स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कहा जाता है डीसी के यूनिवर्स में। इसके अलावा आपने देखा होगा मेटामॉर्फो की वाइफ सैफायर स्टैग को, जो कि डीसी कॉमिक्स से ही इंस्पायर्ड है। इसके अलावा चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की जिनको हमने देखा है डीसी कॉमिक्स में और जिसके एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिले इस सुपरमैन मूवी में। चाहे बात करें मेट्रोपोलिस के बैटल की या बात करें सुपरमैन और काइजू की फाइट की, हमको देखने को मिले डीसी के सबसे फेवरेट कुछ प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें अगर सबसे पहले बात करें, हमको देखने को मिला बिग बेली बर्गर का एडवर्टाइजमेंट। जी हाँ, मेट्रोपोलिस में हमको देखने को मिला बिग बेली बर्गर का एक बहुत ही बड़ा एडवर्टाइजमेंट। तो दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं तो बिग बेली बर्गर डीसी कॉमिक्स की एक बहुत ही पॉपुलर फास्ट फूड चेन है और अगर आपने CW का एरोवर्स फॉलो किया हो तो उसमें तो ये बहुत ही पॉपुलर था। इसके अलावा आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट जीटर्स का। अगर आपने CW का फ्लैश देखा हो तो उसमें RS वेस्ट इसी जीटर्स में काम करती थी। इसके अलावा हमने देखा जेस्टी कोला का एडवर्टाइजमेंट। ये डीसी कॉमिक्स में बहुत ही इनक्रेडिबल पॉपुलर सोडा है।
क्या आप जानते हैं डिक ग्रेसन जो कि बैटमैन का रोबिन रह चुका है और जो बाद में आगे जाके बना नाइटविंग, उसका ये ड्रिंक बहुत ही फेवरेट है डीसी कॉमिक्स में। इसके अलावा हमने देखा एडवर्टाइजमेंट चोकोस प्रोडक्ट का। सुपरमैन की मेट्रोपोलिस में फाइट के दौरान हमको देखने को मिला चोकोस का एडवर्टाइजमेंट। डीसी कॉमिक्स में ये प्रोडक्ट मार्शियन मैन हंटर का बहुत ही फेवरेट स्नैक है। इसके अलावा जब अल्ट्रामैन और सुपरमैन एक ग्राउंड में फाइट करते हैं तो आपको देखने को मिला होगा द मेट्रोपोलिस मीटियोर्स का एडवर्टाइजमेंट। द मेट्रोपोलिस मीटियोर्स मेट्रोपोलिस सिटी की मेन टीम है डीसी कॉमिक्स में, और ये भी एक बहुत अच्छा रेफरेंस उठाया था जेम्स गन ने डीसी कॉमिक्स से। दोस्तों, सुपरमैन की ये हिडन ईस्टर एग्स, ये सारे कॉमिक बुक रेफरेंसेस, सुपरमैन मूवी की ये स्टोरी उसकी उड़ान नहीं थी, बल्कि हर उस कनेक्शन की थी जो उसे हमारी यादों से जोड़ती है। कॉमिक्स के पन्नों से लेकर 70s की मूवीज तक और जेम्स गन की नई डीसीयू की शुरुआत तक, ये सिर्फ एक मूवी नहीं थी, ये एक कोड था, एक मैप था जो हमें बताता है कि डीसी यूनिवर्स कितना गहराई से बना है। अब सवाल ये है, क्या आपने वो सब देखा? आपने वो सब नोटिस किया जो आंखों से छुपा था? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए कौन सा आपका पसंदीदा ईस्टर एग्स था। क्या आपने टाइनी डिटेल नोट की जो शायद बाकियों ने नहीं देखी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी सुपर फ्रेंड्स के साथ। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल डीसी एंड एमसीयू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।